हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हमारा शिक्षण कौशल में तीसरा लेसन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं तीसरा वीडियो। यानी कि तीसरा लेसन स्टार्ट है, उसमें पहला पार्ट है, ये पहला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। चैप्टर का नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये हमारा चैप्टर का नाम है। शिक्षा की उत्पत्ति एवं अर्थ। इसमें पहला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडुकेटस तथा एडुकेटम से हुई है। एडुकेटस लैटिन शब्द एडुकेटस तथा एडुकेटम से हुई है। एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति ई तथा डूको शब्दों से हुई है। ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, यानी कि आउट ऑफ। तथा डूको का क्या अर्थ है? अग्रसर करना, टू लीड। अगला पॉइंट है शिक्षा का अर्थ बालक में निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उनका प्रकटीकरण करना। इस दृष्टि से शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों को मुक्त या खोलने की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है विद्या एक संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अगला पॉइंट है शिक्षा तथा शिक्षण दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति एक ही धातु से हुई है। शिक्षा तथा शिक्षण दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही धातु से हुई है। अगला पॉइंट है शिक्षा को दंड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा शब्द परंपरागत विद्यालयों में दंडों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार शिक्षा शब्द अनुशासन का प्रतीक है। शिक्षण शब्द मन की सर्वोत्तम शक्तियों के विकास का प्रतीक है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति को स्वयं को पहचानने की तथा शक्तियों की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उनकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। देखते हैं अगला पॉइंट हमारा भारतीय समाज शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित करता है। भारतीय समाज शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में स्थापित करता है। शिक्षा को जीवन में शाश्वत मूल्य के रूप में स्थान दिया गया है। वहीं प्लेटो जी के अनुसार क्या कहना है देखते हैं। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ही ना लेना अच्छा है। जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये कहना है प्लेटो के अनुसार। और वही महर्षि वेद व्यास के अनुसार जो कहना है देखते हैं, ये क्या कहते हैं। ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का निदर्शन ही नहीं करता, प्रयुक्त वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। ये कहना है महर्षि वेद व्यास के अनुसार। देखते हैं अपना महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व बताया है। किसने? महर्षि वेद व्यास का कहना था। ये वो क्या कहते हैं
न हि ज्ञानेन सादृश्य पवित्रमहि विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं। ये कहना है महर्षि वेदव्यास का। अगला पॉइंट देखते हैं। संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है तथा बालक का गौड़ स्थान होता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो बन जाता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता तो बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है, व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पड़ता है। अगला पॉइंट है, व्यापक अर्थ में शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। अगला पॉइंट है, टी रेमंड के अनुसार देखते हैं इनका क्या कहना है। टी रेमंड कहते हैं, वैज्ञानिक टी रेमंड का कहना है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगली हेडिंग है हमारी, शिक्षा का महत्व या कार्य। इसमें पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। व्यक्ति का अस्तित्व शिक्षा के बिना उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार की नाव। अगला है, अच्छा लाख के अनुसार क्या कहना है देखते हैं। ये क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। यह कहना है लॉक जी का। और वहीं जॉन डीवी जी के अनुसार क्या कहना है देखते हैं। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक तथा कुशल मानव बन सके। ये कहना है जॉन डीवी जी का। और अगला है देखते हैं, शिक्षा के कार्य निम्नलिखित हैं जो कि ये लिखे हैं हमने। इसमें पॉइंट देखते हैं। आंतरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। और तीसरा पॉइंट है, भावी जीवन की तैयारी करना। चौथा पॉइंट है, नैतिक उत्थान करना। अगला पॉइंट, मानवीय गुणों का विकास करना। अगला पॉइंट है, आत्मनिर्भर बनाना। और अगला पॉइंट है, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। और अगला पॉइंट है, जन्मजात प्रकृतियों में सुधार करना। यहाँ पर हमने लिखा है। और अगला पॉइंट है, सामाजिक नियमों का ज्ञान होना और कुरीतियों के विनाश में सहायक होना। और अगला पॉइंट है, सामाजिक भावना का विकास करना। और अगला, भावात्मक एकता। और अगला, कुशल नागरिक। और अगला, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना। अगला है, राष्ट्रीय एकता। और उसके बाद है, वातावरण से समायोजन। देखते हैं इसके अगली हेडिंग है हमारी, ये जो है शिक्षण के उद्देश्य।
शिक्षण के उद्देश्य के बारे में देखते हैं क्या है। शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित उद्देश्य हैं शिक्षण के। पहला पॉइंट देखते हैं अपना, चरित्र निर्माण एवं विकास। चरित्र निर्माण एवं विकास। वहीं दूसरा पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास। और तीसरा है ज्ञान और जीविकोपार्जन। और चौथा पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास। अगला पॉइंट है संतुलित एवं पूर्णतया में जीवन विकास। संतुलित एवं पूर्णतया में जीवन विकास। अगला है नागरिक समायोजन, आत्म अभिव्यक्ति एवं सहानुभूति। अगला पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला पॉइंट है प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन तथा कर्तव्यपरायणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास करना है। अगली हेडिंग है हमारी। हेडिंग क्या है देखते हैं, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने वाले कारक। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने वाले कारक। इनके अंतर्गत देखते हैं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें दर्शन एवं जीवन दर्शन। दर्शन एवं जीवन दर्शन। अगला पॉइंट है हमारा राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधारा। राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधारा। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक एवं प्राकृतिक दशाएं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है हमने तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है तकनीकी उन्नति। उसके आगे पॉइंट है धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता तथा अन्य देशों के अनुभव। अगली हेडिंग देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये है शिक्षा के प्रकार। शिक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है। पहला है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है तथा बिना किसी नियम या विधि के प्राप्त होती है। क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा, कैसे प्राप्त होती है ये देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था में एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जा सकती है, वो है हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य। तो पॉइंट है इसमें अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पॉइंट है बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और दूसरा है स्वावलंबन की भावना विकसित करना। स्वावलंबन की भावना विकसित करना। और अगला पॉइंट है समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। बच्चों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना। अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना। अगला पॉइंट है
शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु। अगला, शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार करना। अगला पॉइंट है सभी को साक्षर बनाना। यही अगली हेडिंग हम देखते हैं अपना, जो है 3 प्रकार हमने जो है बताया था। तो ये है दूसरा प्रकार औपचारिक शिक्षा का। शिक्षा को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। तो पहला है अनौपचारिक, दूसरा है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा नियमित शिक्षा होती है। नियमित मतलब रोज डेली पढ़ने वाला या डेली काम करने वाला, जो भी रोज या बार बार डेली रोज किया जाए, वही नियमित शिक्षा होती है, जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार क्रियाशील होती है और उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा स्कूल में शिक्षार्थी को निश्चित समय पर, यानी कि समय निर्धारित होता है बच्चे को शिक्षा देने का, निश्चित समय पर विशेष विधियों के द्वारा दी जाती है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा हेतु प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय या विश्वविद्यालय होते हैं। अगला है नियमित शिक्षा साधनों में विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि प्रमुख हैं। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है तथा मानव समाज के अनुभवों या गुणों को निश्चित समय में प्राप्त किया जा सकता है, जो अन्य शिक्षा के द्वारा असंभव है। अगला पॉइंट है औपचारिक शिक्षा बहुत आसानी से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। यह पाठ्यक्रम से जिसके कारण बालक को समय चक्र तथा कठोर अनुशासन के बंधनों में जकड़कर नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जिससे बालक तोता तो अवश्य बन जाता है लेकिन ज्ञानी नहीं बन पाता। ये है हमारी रीडिंग। दूरस्थ शिक्षा लिखा है। इसके अंतर्गत देखते हैं दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है जिसको मुक्त अधिगम या शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन तथा परिसर से बाहर अध्ययन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत में दूरवर्ती शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से ही जानते हैं। इसमें मुद्रित तथा अमुद्रित बहुमाध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। अगली हेडिंग है हमारी दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप। इसमें देखते हैं दूरस्थ शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कितने? 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। उसमें पहला देखते हैं, पहला है मुक्त अधिगम। मुक्त अधिगम के अंतर्गत देखते हैं व्यक्ति के मस्तिष्क की वह अवस्था है जो पाठ्यक्रम तथा अधिगम आयु के चयन तथा नियंत्रण में छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला है दूसरा मुक्त शिक्षा। यहाँ मुक्त अधिगम था, दूसरा है मुक्त शिक्षा। मुक्त शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं एक ऐसी व्यवस्था है, मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है। तीसरा है पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है
जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। पत्राचार शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा परीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत शिक्षा के समान ही होती है। अगली हेडिंग है हमारी दूरस्थ शिक्षा के साधन। देखते हैं दूरस्थ शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं। इसमें पहला है, देखते दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन एवं व्यवस्था के लिए निम्नलिखित साधनों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें मुद्रित सामग्री। इसके अंतर्गत विभिन्न पुस्तकें, अध्ययन सामग्री तथा पत्र पत्रिकाएं शामिल होती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। यह है दूसरा श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत देखते हैं इसका सर्व प्रमुख साधन इंटरनेट है, जिसके अतिरिक्त वृत्त चित्र, स्लाइड्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट तथा सीडी है। और तीसरा पॉइंट है हमारा अध्ययन समूह। अध्ययन समूह के अंतर्गत देखते हैं इसके अंतर्गत अनौपचारिक संवाद, विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क शामिल किया जाता है। और चौथा है हमारा रेडियो तथा दूरदर्शन। रेडियो तथा दूरदर्शन के अंतर्गत देखते हैं यह सर्व सुलभ तथा सर्वव्यापक साधन है। और पांचवा है हमारा यह है कंप्यूटर। कंप्यूटर व्यापक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इससे कोई भी विद्यार्थी विभिन्न सॉफ्टवेयर, कार्यक्रम तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व की कोई भी सूचना तुरंत प्राप्त कर लेता है। अगली हेडिंग है हमारी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है जीवन के प्रारंभिक समय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान कराती है। अगला पॉइंट है रूढ़िवादी प्रणाली के कारण शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान कराता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उत्तराखंड आदि राज्यों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जिन क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थान उपलब्ध नहीं है वहाँ के विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर शिक्षा को पूर्ण तथा उपयोगी बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम क्या है। यह है प्रारंभिक शिक्षा हेडिंग डाली हम लोग। उसके अंतर्गत देखते हैं कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली हेडिंग है हमारी प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। इसके अंतर्गत देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय और जनतंत्र के लिए। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादन के लिए। तीसरा है अधिकार एवं कर्तव्य के लिए। चौथा है शिक्षा की नींव। आगे है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। आगे
शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा। वैदिक कालीन प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं अब पॉइंट हम। वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा ही वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का स्रोत वेद है। वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्योक्ति और शक्ति है, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। अगली हेडिंग हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पॉइंट देखते हैं। वैदिक युग में शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। अगला पॉइंट है शिक्षा लोगों का निजी कार्य था, जिसका प्रबंधन ब्राह्मणों के अधीन था, जिन्हें राजा या धनी स्वेच्छा से अनुदान देते थे। ब्राह्मणों को राजा या धनी स्वेच्छा से मतलब मन से अनुदान मतलब दान देते थे। अगला पॉइंट है शिक्षा सार्वजनिक एवं निःशुल्क थी। अगला पॉइंट है शिक्षा का स्वरूप मुख्यतया वैयक्तिक तथा बालक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाता था। अगला पॉइंट है शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यावहारिक थी। बालक समस्त दैनिक क्रियाओं, व्यावसायिक कौशलों को करके सीखता था। अगला पॉइंट है शिक्षा सावासीय थी। बालक अपने घर से दूर गुरु के घर पर एक नियत अवधि, क्योंकि टाइम फिक्स था कि इतने टाइम तक गुरु के घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके बाद बालक को घर वापस भेज दिया जाएगा। उसको नियत अवधि कहते हैं। नियत अवधि तक रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण करता था। तो आगे देखते हैं, ये है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी देखते हैं पॉइंट में। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुमेकित थी। शिक्षा प्रणाली से प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का कार्य विभाजन नहीं था। और अगला पॉइंट है 5 वर्ष की अवस्था में बालक का चूड़ा कर्म संस्कार। इस वैदिक कालीन शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक होता था तो बालक का चूड़ा कर्म संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में किया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार भी कहते थे। इसके बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू होती थी। चूड़ा कर्म संस्कार के बाद गृह शिक्षा शुरू होती थी बच्चे की वैदिक कालीन शिक्षा में, ऐसा था। और हाँ, शुरू होती थी बच्चे की गृह शिक्षा। अगला पॉइंट है गुरुकुल में प्रवेश के बाद बालक के उपनयन संस्कार के बाद गुरु गायत्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करता था। अगला पॉइंट है अध्ययन काल सामान्यतया 12 वर्ष का होता था। पढ़ने की जो अवधि थी वो 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष का होता था। बालक की 5 वर्ष तक की शिक्षा घर में संपन्न होती थी। बालक की शिक्षा 5 वर्ष तक जो थी वो घर पर ही संपन्न होती थी। उसके बाद वह शिक्षा आश्रम में प्राप्त करता था। 5 वर्ष की अवस्था में शिक्षा घर पर बालक प्राप्त करता था। उसके बाद जो शिक्षा थी वो गुरु के आश्रम में जा करके शिक्षा बालक प्राप्त करता था।
अगला पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अत्यंत व्यापक थे, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान सम्मिलित थे। इतने विषय सम्मिलित थे। अगला पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली है श्रवण, मनन एवं निध्यासन निध्यासन थी। श्रवण, मनन एवं निध्यासन थी। और अगली इसके बाद देखते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की कमियां निम्नलिखित हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां भी थी जो कि निम्नलिखित बताई गई हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, देखते हैं क्या कमियां थी। शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान का समावेशन नहीं था, यानी कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाती थी उसमें बाल मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया था। शिक्षा बाल केंद्रित ना होकर एक मार्गी थी, बाल केंद्रित भी नहीं थी शिक्षा। अगला पॉइंट है, लगभग प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य थे। लगभग जितने भी विषय थे सभी बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी थे, यानी कि अनिवार्य थे सभी बच्चों के लिए सब सब्जेक्ट। अगला पॉइंट है, धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों की प्रधानता थी। तब धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों की प्रधानता थी। अगला पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। शिक्षा जो देने के बालक को जो गुरु शिक्षा देता था वो संस्कृत भाषा में शिक्षा देता था तथा अन्य भाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता था तथा बच्चे को अन्य भाषाओं पर पढ़ाने के लिए जोर दिया ही नहीं जाता था। अगला पॉइंट है, स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा व्यवस्था या ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। अगला पॉइंट है, शिक्षा पद्धति मौखिक थी तथा लेखन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता था। बच्चे को जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक यानी कि मुंह ज़बानी दी जाती थी, उसमें लिख कर शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।